आज स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। यूनिट थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ये भी पूरी तरह से मनी से ही रिलेटेड है। अब जब मनी चैप्टर का है तो उसी से रिलेटेड होगा ना। इसके बारे में शायद ट्वेल्थ क्लास में भी काफ़ी सारी बातें पढ़ी हैं और काफ़ी चीज़ें रह गई हैं जो यहाँ पढ़ लेनी है अब। ठीक है, पहले तो जाने कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। एक ऐसी पॉलिसी जो एक देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उस देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, है ना। पीछे भी हमने मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में ये बात देखी थी कि मनी सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल बैंक। मतलब सीधी सी बात है, सेंट्रल बैंक खुद के इशारों पे काम नहीं करता। नाम उसी का आता है लेकिन वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही कर चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। हम्म आरबीआई, आरबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो डिफाइन, ऐसी बात नहीं है। इट रेफर्स टू सच पॉलिसी which is made for control of money supply in a country। ठीक है, अब ये पॉलिसी बनाता कौन है? सेंट्रल बैंक। सच पॉलिसी is made by the central government of the country। ठीक। क्या कहेगा ऊपर? देखो, अब हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये जो पॉलिसियां होती हैं ये दो तरह की हैं जो तुम्हें पढ़नी है।
एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में जान लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में तुम तीन बातों को समझोगे। एक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। दूसरा ट्रांसमिशन के बारे में समझना है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। और तीसरा पढ़ना है ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। बढ़िया है आगे। पहला पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी। डेफिनेशन लिखेंगे, आरबीआई कंडक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी बाय adjusting the supply of money usually through buying or selling securities in the open market।
ये लिखेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, बाइंग और सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग किसे, सिक्योरिटीज को। अब इसको इजीली समझ लेते हैं कि लाइन असल में बोल क्या रही है। आरबीआई कंडक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो बात हमने पीछे देख ही लिया कि ये पॉलिसियां बनाता आरबीआई है। तो बनाता है बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को एडजस्ट करके बनाता है यूजुअली। और किस तरह से ये एडजस्ट करता है, ज्यादातर बाइंग और सेलिंग द सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट है, इन ओपन मार्केट। तो इसी को हम पिछली क्लास में बोलते थे, पिछली मतलब 12th क्लास में इसी को हम कहते थे ओपन मार्केट ऑपरेशन। याद आया? तो इसको तुम कहीं पे ऐसे करके लिख सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करके, यानी कि बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में करके मनी के सप्लाई को एडजस्ट करता है, कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है, और इसी प्रोसेस को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। ज़्यादातर तो यही काम करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिस तरीके से मनी सप्लाई किया जाता, कंट्रोल किया जाता है आरबीआई द्वारा, लेकिन बड़ा काम तो यही है। ठीक है, बाकी के जो एक्टिविटी जो तुमने पढ़े हैं 12th क्लास में सब, वो भी सारे होते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेस पे नहीं होते, वो कभी साल में एक बार दो बार हो गया तो हो गया। ये लगभग जो है रेगुलर चलता रहता है। ठीक, आगे लिखें। ओपन मार्केट ऑपरेशन affect short term interest rates which in turn affects long term interest rates and economic activity। ओपन मार्केट ऑपरेशन अफेक्ट करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को। ये बात तुमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ी थी, 12th क्लास में ये बातें नहीं थी, तो इसको तुम यहाँ पर एकदम बढ़िया से हाईलाइट करके चलना। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है एमसीक्यू के लिए। विच इन टर्न अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसी की वजह से फिर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी अफेक्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से। अभी कैसे अफेक्ट होते हैं तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस जगह का।
अगली बात, व्हेन आरबीआई lowers the इंटरेस्ट रेट, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देता है, कम कर देता है। इंटरेस्ट रेट लो करने का मतलब क्या है? लोन का फ्लो ज़्यादा हो जाना, है ना? तो हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी वो इजी हो जाएगी, ईजिंग, मॉनेटरी पॉलिसी इज ईजिंग। ईजिंग कहने का मतलब है, इसको लिख लो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़े। व्हेन आरबीआई increases the interest rate, आरबीआई इंक्रीज रेट जब इंक्रीज कर देगा तो फिर कहीं ना कहीं लोन का फ्लो थोड़ा डाउन होगा, तो डाउन होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट हो जाएगी। फ्लो डाउन होने का मतलब है कि रोक रहे हैं सप्लाई को, है ना, इसलिए से कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इज टाइटनिंग। और टाइटनिंग का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो 4-5 पन्ने छोड़ के लिख ले। हाँ तो बहुत सारे पन्ने छोड़ के लिख ले। हाँ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है, इसे फ्लक्चुएशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने एक बात समझी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो शॉर्ट रन इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को, है ना, और उसी की वजह से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी अफेक्ट हो जाती है और पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें अफेक्टेड दिखाई देती है। ठीक है।
इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मान लो कि कोई बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक कॉमर्शियल बैंक होगा, आरबीआई से आरबीआई से उसको सिक्योरिटी बेचेगी या उससे सिक्योरिटी खरीदेगी, है ना। तो इस तरह से होगा क्या, चलो एक केस ये लेते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ आरबीआई सिक्योरिटीज खरीद रही है, एक तरफ आरबीआई, है ना, और इधर वो हमारा बैंक, कोई भी बैंक। तो आरबीआई बैंक से सिक्योरिटीज खरीदेगा, है ना, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसे जी सैक कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सैक। अब होगा क्या कि जब गवर्नमेंट ने से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक से खरीद लिया आरबीआई ने, तो आरबीआई तो पेमेंट देगा, हैं, आरबीआई पेमेंट करेगा। अच्छा, पे किया, ठीक है, पे कर दिया, बैंक के पास तो खूब पैसा आ जाएगा, बैंक के पास तो खूब पैसा आ गया। इसी तरह का एक और बैंक होगा, उसके पास भी पैसा जाएगा, खूब पैसा जाएगा। तो ये बैंक भी तो उस पैसे को अपने पास रख के क्या कर लेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो ये यहाँ तुम बैठे हुए हो, तुम्हें लोन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब यही बात समझनी है कि अचानक कभी कभी बैंक होते हैं ना ऐसे कि आ जाते हैं कि अरे तुम कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें लोन दे देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक के पास खूब पैसा आ गया, क्योंकि आरबीआई ने खूब सिक्योरिटीज खरीद ली हैं। समझ गए? तो अपना वो फ्लो स्टार्ट कर देते हैं, इनके पास काफ़ी पैसा आ गया। बात क्लियर है? अच्छा, ये कब हुआ? जब मार्केट से आरबीआई ने सिक्योरिटीज खरीद ली, इससे मनी फ्लो जब बढ़ गया। और वही अगर मार्केट में सिक्योरिटीज बेच दें तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक खरीदने लगेगा तो पेमेंट सारा आरबीआई के पास आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी आधा ही हुआ है, अभी समझना बात को, आधा हुआ है। आधा क्यों हुआ है कि जब बैंक के पास खूब पैसा है तो लोन देने लगेगा, लोन देगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा, बढ़ाएगा थोड़ी। यहाँ पे हमने देखा ना, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है कौन? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा, जो भी है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लिखोगे, बैंक के पास खूब पैसा है, बैंक हैव मोर मनी टू लैंड, व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होता है तो ऐसे केस में बैंक विल रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स
टू मेक बोरोइंग्स मोर अट्रैक्टिव। फंडा सारा समझ में आ गया। इसको हाईलाइट करते चलो। बैंक के पास बहुत पैसा है। किस केस में पैसा आ गया बहुत? जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है। आरबीआई आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है तब। यहाँ लिख देते हैं, किसी और कलर से लिखते हैं। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर रहा है। ठीक। लो इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा तो पब्लिक ज़्यादा जोर से भागेगी लोन लेने। मनी का सप्लाई हमारा बढ़ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी। पीछे बताया था ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कब? जब इंटरेस्ट रेट लो हो जाए। और ये हुआ क्यों? आरबीआई की वजह से ही हुआ। आरबीआई ने ही करवाया ये काम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मूवमेंट वाला काम हो रहा था इसमें, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो तो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। बढ़े आगे। इसी में आगे भी लिख सकते हो वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा। चलिए आगे लिखें। आगे अब अपने फ्रेमवर्क के बारे में समझेंगे। तो एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? एक्सपेंशनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देना ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए, और कॉन्ट्रैक्शनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देना ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए। ठीक है, अगला टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इसमें तीन बताए थे मैंने, पीछे बनाया था जो डायग्राम।
यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में एक तो ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, एक ट्रांसमिशन देखना है और एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर देखना है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो डालेंगे हेडिंग इसके लिए नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, है ना? हाँ, मकसद। क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई? उसका एक ही मोटिव है, क्या मोटिव बताया था अभी पीछे? कंट्रोल करना। लिखो बस, लिखो द आरबीआई एक्ट 1934 in its preamble sets out the objectives of the bank as आरबीआई एक्ट 1934, जो आरबीआई का एक्ट है, उसके इन एड्स प्रीमेबल प्रीमेबल सेट आउट में ही बताया गया ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक। बैंक मतलब सभी बैंकों के ऑब्जेक्टिव। अब बात है ये प्रीमेबल का मतलब क्या है? प्रीमेबल का मतलब क्या है? कुछ तो बताया, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन प्रीमेबल है क्या? प्रीमेबल का मतलब होता है एकदम पहला ही पेज, एक्ट का एकदम फ्रंट पेज, है ना? फर्स्ट पेज ऑफ एक्ट। और पहले पेज में तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें लिखी होंगी। इंट्रोडक्शन मतलब कि वो पूरी किताब किस बात पे है, यानी कि पूरा एक्ट किस पॉइंट पर है, यही बताया होगा। तो उसमें यही बात लिखी है। क्या बात लिखी है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं? लिखी है टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स with a view to securing monetary stability in India and generally
to operate the currency and credit system of the country to its advantage. देखिए हो गया, रहता है अभी। हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिव देखें तो इसमें आरबीआई एक्ट के पहले ही पेज पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक। क्या लिखा है? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, है ना। आगे बात हाईलाइट करते चलेंगे। इशू ऑफ बैंक नोट्स, ये दिख रहा? ठीक है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट, यही बात लिखी हुई है आरबीआई एक्ट में पहले ही पेज पर। यानी आरबीआई का काम है इशू करना, बैंक नोट्स को छापना और देना। एंड और जो एक दूसरी बात है, कीपिंग रिजर्व, कीपिंग ऑफ रिजर्व, रिजर्व का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, दूसरे देश के रिजर्व को भी यानी करेंसी को भी अपने पास रखना स्टोर करके, इस उम्मीद में, इस नज़रिए से कि भारत में स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखें, है ना। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, करेंसी को ऑपरेट करना, लेन देन करना, और एक देश के अपने क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना। क्रेडिट सिस्टम तो पीछे पढ़ लिया, ऑफ द कंट्री है टू इट्स एडवांटेज। ये वर्ड इट्स एडवांटेज का मतलब है कि जो भी काम कर रहे हैं वो अपने एडवांटेज के लिए, आरबीआई अपने थोड़े से अपने पर्पस के लिए करती है, हैं? ये बातें हैं, तो ये बातें तो लगभग सारी जानते ही हो, पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसको ज़्यादा हवा नहीं देनी है, आगे बढ़ जाना है। दूसरी बात इसमें लिखनी है, हो गया वो पॉइंट समझ में आ गया। तो यही है मेन ऑब्जेक्टिव आरबीआई का, और उसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। फंडामेंटली द
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन the maintenance of judicious balance between price stability and economic growth। फंडामेंटली का मतलब अब उतनी बात पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है मॉनेटरी पॉलिसी का वो सिर्फ क्या है, मेंटेनेंस ऑफ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बस इतनी ही बात समझ में आई है ना। तो यही है तुम्हारा हाईलाइटेड पॉइंट, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। मिल गया ना पॉइंट, बस इतनी सी बात है इसमें। नहीं, 12th क्लास नहीं है ना कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए। 12th में थे तो 12th की चीजें भारी लगती थी, अब यहाँ 12th की छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, इसलिए महसूस हो रहा है कि अब इतना ही है तो आगे बढ़ गए। एक बात आई थी पीछे, एक बहुत जरूरी इसमें बात आई थी, ये एडवांटेज टू इट्स एडवांटेज है ना। मतलब आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी का एक अपना कहीं ना कहीं उसमें छुपा हुआ मोटिव रहता है कि अपनी ही कंट्री का एडवांटेज देखना है, अपने अकॉर्डिंग चलाना है। जिसको तुमने जैसे देखा था फॉरेन एक्सचेंज जब पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में 12th क्लास में, तो वहाँ तुमने एक लास्ट में जाकर एक टर्म पढ़ा होगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग। याद आया? मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या था ये मैनेज्ड फ्लोटिंग? वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के और दूसरी कंट्री के जो अपनी करेंसियां हैं उनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ी तो प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड घट गई, सप्लाई नहीं बढ़ी है ना, मतलब डिमांड घट गई सप्लाई नहीं घटी तो प्राइस कम हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें सारी थी। लेकिन इसी बीच कई बार आरबीआई कूद पड़ता था, वो देख रहा है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केस में वो करेंसीज को बेचने लगता, सप्लाई बढ़ा देता था, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ा देगा।
बढ़ा देगा, इससे क्या होगा, बढ़ता हुआ प्राइस डाउन हो जाता था। मार्केट के अकॉर्डिंग तो प्राइस बढ़ रहा था, चल रहा था, प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार वो कंट्री के लिए हानिकारक है। इन दैट केस आरबीआई क्या कर रहा है, उसी चीज को डाउन कर दे रहा है, प्राइस को डाउन कर देता था। कैसे करता था डाउन, अपने पास जो रिजर्व रखे हुए उन रिजर्व को बेचने लगता था। याद आ गया। तो मैनेज फ्लोटिंग उसी के बेस पे चलता है। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो आरबीआई सप्लाई बढ़ा देता था, सप्लाई बढ़ा देने से प्राइस कम हो जाता था। और अगर मार्केट में प्राइस कम है, डिमांड नहीं हो रही है इसलिए तो कम है, तो आरबीआई खुद जाके मार्केट में करेंसी की डिमांड करने लगता था और प्राइस बढ़ जाता था। वो बात वहाँ समझ में आई फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी आरबीआई अपना क्रेडिट सिस्टम कुछ इसी तरीके से चला रहा है जैसे यहाँ मैनेज फ्लोटिंग चलाया जा रहा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कंट्रोल में रखे। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा डाउन कर देगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा ही डाउन चल रहा है तो उसे थोड़ा बढ़ाएगा भी। बात क्लियर हुई अब। इतनी देर में अभी केवल तुम्हारा एक पेज ही चल रहा है। ऑब्जेक्टिव अब जाके तुम्हारा हो गया पूरा। अब आगे बढ़ जाएं। दूसरा पॉइंट है नंबर 2, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लिखो। हाँ क्या द ट्रांसमिशन can be presented as ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना एक से दूसरे फॉर्म में। तो वही ट्रांसमिशन को अगर समझना है तो नीचे एक डायग्राम बना रहे हैं, उससे देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो रही है, हैं? चेंज टू मॉनेटरी पॉलिसी। बार बार बटन दब जा रहा है। चेंज टू मॉनेटरी पॉलिसी, बदल दिया, कोई पॉलिसी बदला हुई। मॉनेटरी पॉलिसी के बदलने की वजह से इंटरेस्ट रेट बदलेगा। हमने पीछे देखा, और अगर इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बदलने लगेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी, है ना। एंड एंड इन्फ्लेशन पे भी इसका असर पड़ेगा।
मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हुआ, जिसका हमें जो असर है वो इंटरेस्ट रेट पे दिख रहा है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट कर रही है इंटरेस्ट रेट को, है। ये हो गया पहला स्टेज, स्टेज 1। फिर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी, यानी इंटरेस्ट रेट पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो यहाँ ये हो गया सेकेंड स्टेज, यानी कि ट्रांसमिशन 2 स्टेज में चल रहा है, स्टेज 1 और स्टेज 2। ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी 2 स्टेज में कंप्लीट हो गया। अब ये जो ट्रांसमिशन है 2 स्टेज में हो तो रहा है, लेकिन किन तरीकों से हो रहा है उनको देखेंगे, तो उन्हें कहा जाता है चैनल। कोई काम होना होता है तो एक चैनल चाहिए होता है ना। तो चैनल यानी कि एक रास्ता, उस चैनल को समझेंगे अब। इसमें हैशटैग लगाएंगे, चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। लिखेंगे इसमें पहला आएगा सेविंग एंड ओहो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। देखें कैसे अफेक्ट कर रहा है, लिखो लोअर इंटरेस्ट रेट, जो कि हमने पीछे देखा था ना, इंटरेस्ट रेट लो हो जा रहा है। अब यहाँ उसके आगे की कहानी स्टार्ट होगी। मैंने कहा था ना आधी अधूरी कहानी है अभी। लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक, अगर बैंक की बात करें, लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक कम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो लोगों का डिपॉजिट करने का मन करेगा नहीं ना, भागेंगे वहां से। तो लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट्स रिड्यूस द incentive of households to save। लोगों का सेविंग पर से भरोसा उतर जाएगा, है ना।
अगले, लोअर इंटरेस्ट रेट्स फॉर लोन्स। अब अगर लोन्स का इंटरेस्ट रेट लो हो जाए तो कैन इनकरेज द हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस टू बोरो है मोर मनी, और मनी बोरो करने का उनका मन करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो फिर तो लोग लोन लेने पे भागेंगे ही ना। और डिपॉजिट पे अगर इंटरेस्ट कम है तो लोग डिपॉजिट से भागेंगे। यहाँ तो कोई पंगा नहीं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको एग्जांपल वगैरह तो बताने की जरूरत तो नहीं है, अपने आप को ही देख सकते हो। मान लो अभी तो वैसे कोई भी बैंक है तो खूब ज़्यादा तो 3% या 3.5% इतना ही ब्याज मिलता है सेविंग पर, सेविंग डिपॉजिट पर। अब बैंक तुमसे कहे कि 0.5% इंटरेस्ट दूंगा, तो तुम सेविंग्स करना प्रेफर करोगे? 0.5%। अभी तो 2-3% दे रहा है ब्याज, तो ठीक है, उतने में तुम खुश हो। लेकिन 0.5% दे तो तब तो उठ के भाग जाओगे। पर ठीक है, नहीं करवाना डिपॉजिट, रखा रहेगा वो ज़्यादा सही है। और वही अगर ज़्यादा दे दे तो तुम ऑब्वियसली डिपॉजिट कर दोगे। ये तो हो गया डिपॉजिट की बात। अब लोन की बात करें तो तुम्हारा अभी फ़िलहाल मन है नहीं लोन लेने का, लेकिन बैंक ने कहा कि 4% पर एनम के हिसाब से तुम्हें लोन दे देंगे। कहोगे 4%, ये तो बहुत बढ़िया है, ले लेते हैं कहा ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर है, 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और अगर दिवाली बीत जाएगा तो यही 4 फिर सीधे 10% हो जाएगा। तो तुम कहोगे ना कि ठीक है ले लेना चाहिए, ज़रूरत है नहीं फिर भी ले लेना चाहिए, पटाखे खरीद के लाके जलाएंगे। कितना अजीब लगेगा ना, लोन लेके पटाखे खरीद रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और जब किस्त भर रहे होंगे तब याद आएंगे वो पटाखे। पहला चैनल समझ में आ गया अच्छे से, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। इसकी वजह से हमारी जो मनी सप्लाई है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो अफेक्टेड हो रही है। आगे बढ़ें। अगला दूसरा चैनल लिखो, कैश फ्लो चैनल। अब कैश फ्लो तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है। अच्छा, अब सीए के लिए तो 12th वाले बच्चे ही हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो यानी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो लिखोगे। रिडक्शन इन lending rates reduces interest repayments on debt, और increasing
the amount of cash available for household या firms to spend on goods and services. Reduction in lending rates reduce, देखो लैंडिंग रेट का मतलब होता है जो लोन दिया जा रहा है तो जिस रेट पे दिया जा रहा है उसे अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो इससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑन डेट ये भी कम हो जाता है। रीपेमेंट ऑफ डेट वो कम हो जाएगा क्योंकि लोग सोचेंगे कम ही तो ब्याज पे करना है, क्यों चुका के हम निपटाएं, भाई उस पैसे को कहीं और लगा के रखते हैं, वहाँ से अच्छा खासा पैसा आ तो रहा है हमें। नहीं आई बात समझ में? मान लो मुझे ब्याज चुकाना है 4% पर एनम, तो मैं ले उधार तो मैंने ले लिया, 4% पर एनम ही तो ब्याज चुका रहा हूँ, और कहीं दूसरी तरफ मैंने किसी और को उधार दे रखा है या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है या अपने बिजनेस में लगा रखा है, तो वहां से मैं 8-10% तक कमाई कर रहा हूँ, तो मैं रीपेमेंट के लिए क्यों सोचूंगा फिर? भाई उसी के पैसे से मैं 6% कमा रहा हूँ ना, 4% वहां पे करके यहाँ से 6% ले रहा हूँ, तो अच्छा खासा मेरा काम चल रहा है, उसे ब्याज देता रहूंगा, वो शांत रहेगा, बैंक शांत रहेगा, तो रीपेमेंट के बारे में मैं जल्दी सोचूंगा ही नहीं। इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द कैश अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड या फर्म टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो पैसा मेरे पास ही तो है, और वो पैसा मैं चाहे कहीं उधार दे दूं किसी को या अपने गुड्स सर्विसेज में लगा दूं, तो मेरा कैश का अवेलेबिलिटी अच्छी खासी रहेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाईलाइट कर लो। अगर हम लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठा रहे हैं तो हम रीपेमेंट के बारे में जल्दी सोचेंगे ही नहीं, रीपेमेंट ऑफ डेट्स के बारे में जल्दी नहीं सोचेंगे, और इससे होगा क्या, हमारी कैश अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैश की अवेलेबिलिटी तो हमारे पास बढ़ गई, अब इससे हुआ रहा, देखो आगे, एट द सेम टाइम अ रिडक्शन इन interest rates reduces the income that households या firms get from deposit and some may choose to restrict
देयर स्पेंडिंग्स। अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाने की वजह से आम जनता जो बैंक से इंटरेस्ट कमा रही थी वो तो कम हो गया। चलो ठीक है, लोन पे ब्याज कम देना है तो डिपॉजिट पे भी तो ब्याज कम ही मिलेगा फिर। तो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा इनकम आ जाती थी ब्याज की, जिसे वो अपने घर में और तरह तरह की खर्चों में लगा दिया करते थे, वो कम हो जाएगा। अब जैसे ब्याज आया, ब्याज का पैसा आ गया 10,000 रुपये, दिवाली के टाइम पर आ गया, तो सोचेंगे ना कि चलो ठीक है 10,000 रुपये आ गए तो अब कुछ रेनोवेशन का काम करवा देते हैं इससे, अपना दिवाली बन जाएगा बढ़िया से। समझ में आई बात? लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ही रिड्यूस हो गया है और ब्याज का पैसा आ रहा है 1,500 रुपये, तो इसमें स्पेंडिंग बढ़ गई या कम हो जाएगी? अब हाउस होल्ड की खर्च करने की ताकत बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई ना। तो स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करना पड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, मतलब ये इसी को कहा जाता है कि इनकम रिड्यूस हो जा रही है, रिड्यूसेस द इनकम। हमने उधार लिया है कितने कम इंटरेस्ट पे। हमने बैंक से कम इंटरेस्ट पे उधार लिया तो हमें तो अच्छा खासा फायदा हो रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है। अगर बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लेंगे तो बैंक फिर डिपॉजिट्स पे भी तो कम ब्याज देगा। आ रही ना बात समझ? तो जब ब्याज, चलो हमने तो उधार ले लिया लेकिन किसी अगले पर्सन ने तो उधार लिया नहीं लिया है, उसने तो डिपॉजिट कर रखा है, तो उसकी स्पेंडिंग, उसको ब्याज कम मिलेगा तो उसकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल वगैरह समझ जाओगे? ठीक है, तो अब अगले पे आ जाते हैं। थर्ड है एसेट्स प्राइस एंड वेल्थ चैनल। एसेट्स प्राइस एंड वेल्थ चैनल। लिखो, एसेट्स प्राइस तो पता है किसे कहते हैं, और वेल्थ संपत्ति। लिखें, एसेट्स प्राइसेस एंड वेल्थ influence how much people can borrow and how much they spend in economy। अब यहाँ पर भी लो, मतलब इंटरेस्ट रेट की ही बात है कि एसेट्स का प्राइस और वेल्थ ये इन्फ्लुएंस हो जाता है ना। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करता है कि हाउ मच पीपल कैन बोरो। भाई एसेट्स के प्राइस ज़्यादा है
तो फिर ऑब्वियसली लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, एसेट्स के प्राइस कम है तो बोरोइंग्स भी कम रहेगी, है ना। एंड हाउ मच दे स्पेंड इन इकोनॉमी, और इन्हीं की वजह से इकोनॉमी में खर्चे के बारे में भी पता चलता है। ज़्यादा वैल्यू है तो स्पेंडिंग ज़्यादा रहेगी, और कम वैल्यू रहेगी तो स्पेंडिंग्स भी वो भी कम रहेगी, है ना। चलो आगे लिख ले, फिर उसके बाद बात करेंगे। और लोअर इंटरेस्ट रेट्स सपोर्ट एसेट्स प्राइस by encouraging demand for assets। Lower interest rates support assets price by encouraging demand for assets। भाई इंटरेस्ट रेट लो है तो लोग एसेट्स को खरीदने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इनकरेज होंगे। भाई कम रेट, लोगों को दिख रहा है कि लोन पे ब्याज कम चुकाना है, तो ठीक है एसेट्स खरीद लेते हैं, लोन लेकर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हायर एसेट्स प्राइस also increases the collateral of the asset। That is available for banks to lend against। This can make borrowings much easier for households या firms। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि जो एसेट्स के प्राइस हैं, वेल्थ है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि लोग कितना बोरिंग करें, है ना। एंड हाउ मच दे स्पेंड, वो कितना खर्च कर सकते हैं इकोनॉमी में। ज़्यादा वैल्यू होगी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, कम वैल्यू होगी कम खर्च करेंगे, है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा तो इससे क्या है, ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट देगा एसेट्स को, एसेट्स प्राइस बाय इनकरेजिंग डिमांड फॉर एसेट्स। जैसे मान लो घर खरीदने गए हैं और 50 लाख का घर है, 50 लाख का घर है तो तो उसमें 20 लाख रुपए अपना डाउन पेमेंट कर दिया, 30 लाख का फिर भी लोन ले लिया। अब लोन इनकरेज कर देगा हमें घर खरीदने के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो,
और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ना तो हम वो 20 लाख रुपए अपना वापस लेकर आ जाएंगे, नहीं लेना लोन हमें, घर नहीं लेना, या फिर देखेंगे कि और कुछ कम प्रॉपर्टी, मतलब कम वैल्यू की प्रॉपर्टी देखी जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। आ रही ना बात समझ में? एक तो ये बात। दूसरी बात, हायर एसेट्स प्राइस। एसेट्स का प्राइस अगर हायर है तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है कभी कभी या नहीं? देखो, अगर एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो इससे कोलेटरल वैल्यू बढ़ जाती है। कोलेटरल गिरवी रखना, और तो एसेट्स प्राइस हायर है अगर, तो इससे ऑल्सो इंक्रीज द कोलेटरल ऑफ द एसेट्स दैट इज अवेलेबल फॉर बैंक, जो कि हम बैंक में रख के और लोन ले सकते हैं। फिर कम वैल्यू का एसेट्स होगा तो बैंक कम लोन देगा, ज़्यादा वैल्यू का होगा तो ज़्यादा मिल जाएगा। तो टू लैंड अगेंस्ट दिस कैन मेक बोरोइंग्स मच इजियर फॉर हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो इससे फ्लो बढ़ गया, हायर एसेट्स वैल्यू होगी तो फ्लो बढ़ जाएगा, लोअर एसेट्स वैल्यू होगी तो फ्लो कम हो जाएगा। हायर लो इंटरेस्ट रेट होगा तो हम हायर वैल्यू, हायर एसेट्स को खरीद पाएंगे, हायर प्राइस वाले को खरीद पाएंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हम हायर प्राइस वाले को एसेट्स को नहीं खरीद पाएंगे। समझ में आ गई सारी बात? ये दोनों लाइनें कनेक्ट कर पा रहे हो? अब एक आखिरी रहता है, उसे और देख लेते हैं। अगला है एक्सचेंज रेट चैनल। एक्सचेंज रेट चैनल लिखें, लोअर इंटरेस्ट रेट्स reduce the returns investors earn from assets in India. Lower returns reduce demand for assets in India, thus foreign investors shift their funds from India. अगली बात,
reduction in interest rates result in lower exchange rate making foreign goods costlier and domestic goods cheaper. This leads to increase in exports and domestic activity. देखो एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक्सचेंज रेट का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात हो रही है यहाँ। तो लोअर इंटरेस्ट रेट अगर रहेगा तो इसकी वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, है ना। कम इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक ही इंटरेस्ट रेट कम हमसे ले तो वो इन्वेस्टर्स को भी कम ही दे पाएगा ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न है अर्न फ्रॉम एसेट्स इन इंडिया वो भी रिड्यूस हो जाएगा, पहली बात। और जब इन्वेस्टर्स का रिटर्न रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर एसेट्स इन इंडिया ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स शिफ्ट कर लेंगे अपने पैसे को भारत से और कहीं और लेके चले जाएंगे। देखा इंटरेस्ट रेट डाउन करने का कितना नुकसान हो रहा है। तो पैसा निकल जाएगा भारत से, मतलब अब तक हमने देखा कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ही हो रही थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट के डाउन होने से इन्वेस्टर्स को फ़ायदा नहीं होकर नुकसान होने लगेगा, वो अपना पैसा लेके बाहर निकल जाएंगे। यही कमी रह गई थी। तो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट रिजल्ट्स लोअर एक्सचेंज रेट है। लोअर एक्सचेंज रेट को, एक्सचेंज रेट क्या हो गया, अपनी करेंसी देना दूसरे की करेंसी लेना, जिस रेट पे हुआ है उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट भी लोअर हो जाएगा, क्योंकि ब्याज वगैरह मिलना ही कम है, रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, तो लोग एक्सचेंज भी नहीं करेंगे ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा रहेगी नहीं और रेट डाउन हो जाएगा। इस वजह से फॉरेन गुड्स ज़्यादा महंगे हो जाएंगे एज कंपेयर टू डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स तो चीपर ही रहेंगे क्योंकि यहाँ सस्ते में सब चल रहा है, ब्याज वगैरह ज़्यादा दिन नहीं चल रहा, तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा, एसेट्स की वैल्यू भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन अगर जो हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते थे वो महंगा हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा
हैं, और डोमेस्टिक एक्टिविटियां भी बढ़ जाएंगी। डोमेस्टिक एक्टिविटी का मतलब अपने ही देश में प्रोडक्शन करना और अपने ही देश में उसे बेचना, ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट से फॉरेन गुड कैसे महंगे पड़ जाएंगे? बता बैठो। हम्म हम्म इंटरेस्ट रेट कम हुआ, फॉरेन एक्सचेंज गुड्स, फॉरेन गुड्स पे क्या फर्क पड़ेगा? बता रहा हूँ, इसमें आगे लिख लें, एंड डिक्रीज इन imports। अब तुम्हारा सवाल यह है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज कैसे अफेक्ट हो रहा है, फॉरेन गुड्स। तो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अफेक्ट हो जा रहा है ना, मान लो इंटरेस्ट रेट लो हो गया तो विदेशी कंपनियां अपना पैसा लेके या फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा लेके जब बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रुपया लेके तो नहीं जाएंगे ना, वो तो अपनी ही करेंसी में पैसा लेके जाएंगे। तो हमारे यहाँ से सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट, सप्लाई बढ़ने की वजह से एक्सचेंज रेट डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, अब वो गुड्स तो चले गए बाहर, गुड्स कह रहा हूँ, जो मनी है, फंड, वो तो सारा बाहर चला गया। अब वो कहीं और पैसा लगाएंगे, हमारे यहाँ तो लगाएंगे नहीं। अब हमें उन्हीं गुड्स को खरीदना पड़ेगा, तो बाहर जाके खरीदना पड़ेगा। पहले तो वो यहीं पैसा लगा रहे थे, तो यहीं काम चल रहा था ठीक ठाक, तो यहीं से यहीं खरीद लेते थे। कहने को वो फॉरेन गुड्स है, लेकिन यहीं बन रहे हैं तो यहीं मिल जा रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, सस्ते में मिल रहा था। अब वही गुड्स हमें खरीदने बाहर जाना पड़ेगा। मान लो एप्पल का शोरूम यहीं पे लग गया है, फॉरेन फंड है, फॉरेन कंपनी है, गुड्स भी फॉरेन ही है, लेकिन यहाँ बन रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ रियायत मिल जाएगी कीमत में, तो यहाँ सस्ता पड़ जाता। लेकिन अब वो कंपनी उठ के बाहर चली गई। अब मुझे आईफोन अगर खरीदना ही है तो मैं बाहर जाऊंगा ना खरीदने, इंपोर्ट करूंगा, तो अब बाकी इंपोर्ट ड्यूटी है, इन सारी चीजें लग के वो कॉस्ट अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर छोटी मोटी बातें जो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में तुम 12th में पढ़ के आए हो, वो क्या है कि अगर हमें अपनी दूसरे देश की एक करेंसी को लेने के लिए अपनी करेंसी ज़्यादा देनी पड़ रही है तो इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और अगर कम करेंसी देनी पड़ रही है तो इसे एप्रिसिएशन कहते हैं। हाँ, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, वहाँ ज़्यादा बेचेंगे, फिर हम बेचेंगे, एक्सचेंज आएगा नहीं ज़्यादा, फॉरेन तब आएगा, तब जरूर आने लगेगा। लेकिन अभी क्योंकि पैसा इंटरेस्ट रेट के डाउन होने की वजह से निकाल दिया, तो अभी तो डाउन हो गया ना सारा, बाद में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सचेंज रेट, इन सभी एक्टिविटियों की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट भी हो जा रही है और करेंसी एप्रिशिएट भी हो जाती है। ठीक है ना, ये सारी तुम्हारी पुरानी बातें हैं, तो ये तो हो गया। एक और रह जाएगा ना, नहीं नहीं, हाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कहीं तो देखना था, ये रहा। तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ट्रांसमिशन हो गया, बस ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये और रह जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और ये चैप्टर खत्म, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है।